स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और अब आधुनिक भारत यानी लगभग पूरा इतिहास समाप्ति की तरफ जो है चल रहा है। ओवरऑल आज की ये जो है 75th यानी 75वीं क्लास है। वैसे राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट की ये 7वीं क्लास और संभवतः ये अंतिम क्लास होगी। उसके बाद हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय के संदर्भ में पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहरहाल ये सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे जो है प्रसारित किया जाता है स्टडी 91 पर। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन रामबाण सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पद के विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साइमन कमीशन भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा जो है एक नाम पड़ाव। दरअसल साइमन कमीशन भारत में जो है भेजा गया था इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 यानी भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई व्यवस्था के अनुसार आज भी प्रति 10 वर्ष के बाद पहले बनाए गए कानून लॉ एंड ऑर्डर जो नियम है उनका जो है फिर से समीक्षा की जाती है विधि आयोग के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा कि ये कानून समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक है या नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भी ये व्यवस्था दी गई थी और उसी के तहत मैंने बताया कि 10 साल के बाद जो लॉ कमीशन जो है बनाया गया था तो 1909 अधिनियम अपने अस्तित्व में आया जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया था। उसके 10 वर्ष के बाद 1919 यानी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा गया। 1909 के बाद 1919 में आता है। अब आना था 1929 में, लेकिन 1919 के यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में किए गए प्रावधानों की समीक्षा के लिए संवैधानिक सुधार के लिए एक कमीशन बनाया जाता है नवंबर 1927 में। 1927 में यह कमीशन कहां बनाया गया? लंदन बनाया गया। कहां पर? लंदन में बनाया गया। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और ये साइमन कमीशन के लोग कहां से आए थे? तो साइमन कमीशन ये सब के सब जो है ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। इन 7 सदस्यों के जो है समूह को ही किस नाम से जाना गया था? साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे इसमें और सब के सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन या जो है किस नाम से जाना गया? श्वेत आयोग के नाम से जाना गया। किस नाम से? श्वेत आयोग के नाम से इसको जाना गया। और साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था क्या? जॉन साइमन। जॉन साइमन। हालांकि ये लेबर पार्टी के जो है ब्रिटेन की लेबर पार्टी जो थी उसके सांसद थे, जबकि वहां पर जो गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी की थी। किस पार्टी की थी? कंजर्वेटिव पार्टी की थी। और साइमन कमीशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन विल्सन के द्वारा जो है भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया? विल्सन के द्वारा जो है भेजा गया। ये वहां पर जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, जबकि भारत में उस समय वायसराय था कौन? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन के लोग जो है भारत में आते हैं। कहां पर आए? साइमन कमीशन के लोग कहां पर आते हैं? तो आप कहेंगे कि इनका आगमन जो है मुंबई में हुआ। कहां पर? तब उसको बंबई कहा जाता था। बंबई में होता है और 3 फरवरी को 1928 बंबई में जब साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्यों का आगमन होता है तो काला झंडा दिखा करके उसका विरोध किया जाता है और साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। साइमन वापस जाओ,
साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। आपसे पूछा जाए कि साइमन गो बैक का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया? साइमन गो बैक का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था ये नारा। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो शब्द भी इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। वो अलग बात था कि महात्मा गांधी के द्वारा उसको जो है पॉपुलर बनाया गया था। साइमन कमीशन के जो सदस्य थे सब के सब जो है अंग्रेज थे, इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। किस नाम से? व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से इसको जाना गया। और विल्सन या कहीं कहीं इसका नाम जो है विन मिलता है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो नाम इनका जो है सुपर हिट हुआ था। और साइमन कमीशन के लोगों के भारत में आने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या? प्रशासनिक सुधार। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। कहां पर? लंदन में। किसके द्वारा? कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विल्सन के द्वारा उसका गठन किया गया था। साइमन कमीशन के लोग भारत में आए तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। और साइमन कमीशन के लोग इस बात के लिए इंटरेस्टेड थे कि भारतीयों को इसमें जगह दिया जाए। लेकिन साइमन कमीशन के सुझाव, ये लॉर्ड इरविन के सुझाव देने के बाद उनके मन में जो ये बात चल रही थी कि भारतीयों को भी साथ में जो है इसमें रखा जाए, वो विचार समाप्त हो गया था। और साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया, इसीलिए उसका भारत में हर जगह विरोध किया गया। कब आया? कहां आया? कौन नारा दिया? किसके द्वारा दिया गया? सभी बात आप लोगों से मैंने बताया। इसके सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। अगला प्रश्न देखें, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? अभी तो मैंने बताया लॉर्ड इरविन। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। किस पार्टी का नेता था ये? लेबर पार्टी का नेता था। लेबर पार्टी का नेता था, जबकि वहां की गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी। नियमों के अनुसार 1919 में जब इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था तो इसको लागू किया जाना था 1929 में होना चाहिए था, क्योंकि जब भी ये होता है तो 10 वर्ष के बाद लॉ कमीशन बनता था। लेकिन क्योंकि 1921 में वहां पर इलेक्शन होना था ब्रिटेन में, इसीलिए जो है उसको 1928 में ही ये लोग लागू कर देना चाहते थे। और इसीलिए साइमन कमीशन को 1927 में ही गठित कर दिया गया और फरवरी 98 में जो है भारत में भेज दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसका विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे, समर्थन करने वाले बहुत पूछता है, साइमन कमीशन का समर्थन सब किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। प्रमुख नेताओं में डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को पहले तो ये तो देख लेना चाहिए कि साइमन कमीशन के लोग अपना रिपोर्ट जो देते हैं, फाइनल रिपोर्ट जो कि मई 1930 में आया था, वो रिपोर्ट भारतीयों के फेवर में है या नहीं है। अगर भारतीयों के फेवर में है तो ऑल द बेस्ट, नहीं फेवर में है तो विरोध करो। इसके पीछे जो है डॉक्टर अंबेडकर का यह तर्क था। लेकिन अंग्रेजों से भारतीय लोगों के फेवर में कानून बनाए जाने का उम्मीद करना बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज के समय में पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सपोर्ट न करे, बिल्कुल वैसा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की और वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? देख लेंगे यहां साइमन कमीशन। अभी मैंने बताया था आप सबसे, साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है 3 February 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। कहां पर? बंबई में। अब ये जगह जो है मुंबई है, जहां इनको काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक का जो है नारा लगाया गया। साइमन कमीशन के कुल सदस्यों की संख्या मैंने अभी बताया कि कितनी थी? 7 थी। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और साइमन कमीशन का भारत में जिन जिन क्षेत्रों में भ्रमण हुआ तो विरोध होना शुरू हुआ।
तो एक लोग जो है दल ऐसा था क्रांतिकारियों का जो कि काला झंडा दिखा करके या दूसरे तरीकों से विरोध कर रहा था, जबकि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के जो है वरिष्ठ जनों का एक दल मिलता है जाकर के वायसराय से और निवेदन करता है कि अगर साइमन कमीशन के आने का उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों के लिए संविधान का निर्माण करना है, प्रशासनिक सुधार करना है, तो नियमतः भारत के लोगों को भी उस में जगह देनी चाहिए। उस समय भारत का सचिव था जिसका नाम बर्किन-हेडेन ने मोतीलाल नेहरू से कहा था कि अगर आप अपने देश की व्यवस्था चलाने में सक्षम होते तो हम लोगों को नहीं आना पड़ता। मैंने बताया ना कि राजनीति में कभी हकीकत नहीं बताई जाती है, वरना ब्रिटेन वाले भारत में आए थे भिखमंगे के रूप में, दरवाजे दरवाजे घूम करके कबाड़ी खरीदते थे। भारत के लोगों को भीख मांगने के लिए विवश कर दिया इन लोगों ने उन दिनों, इसलिए कि भारत के लोग हद से ज्यादा विनम्र थे। और उस समय, इस समय, किसी भी समय जब हद से अधिक आप विनम्र हो जाएंगे तो आपकी विनम्रता का जो है दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए उग्र होना भी जरूरी है। बहरहाल बर्किन-हेडेन उस समय भारत सचिव था। भारत सचिव जो होता था ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर होता था जिसका नाम था क्या, बर्किन-हेडेन। और बर्किन-हेडेन ने मोतीलाल नेहरू से कहा कि अगर आप लोग चाहते हो कि अपने देश के लिए संविधान बनाएं तो आप लोग मिलकर के संविधान बनाओ ना, हम कहां मना कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा बनाया गया संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून अगर हर हिंदुस्तानी को स्वीकार होगा तो हमको भी स्वीकार है, हमको क्या दिक्कत है। साइमन कमीशन में ही आकर के आप नियम बना सकते हैं, अपने नहीं बना सकते हैं। बनाइए, संविधान लिखिए, लिख करके हमको दीजिए, हम देखें अगर सबको आपके यहां स्वीकार होगा तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा। इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वीकार कर लिया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू जो कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनके नेतृत्व में 28 फरवरी 1928 को, कब 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें कुल 29 पार्टियां जो है उपस्थित हुई। यानी उन दिनों में, आज तो चुनाव आयोग कहता है कि भारत के पास कम से कम 5000 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। उन दिनों भी पार्टियों की संख्या अच्छी खासी थी। 29 दलों के लोग जो है यहां उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के एक देश एक नियम एक कानून बनाने का इन लोगों ने संकल्प लिया। इसकी अध्यक्षता किया था किसने? मोहम्मद मुख्तार अंसारी जो थे कौन? जो कि वर्तमान मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल के बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उनके जो है ये रिश्ते में परदादा लगते थे। और इन्हीं के समय में जब 1927 वाला जब अधिवेशन हुआ था, कब? 1927 का मद्रास का जब अधिवेशन हुआ था, मद्रास का अधिवेशन हुआ तो वहीं तय कर लिया गया था दिसंबर में कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन होगा तो हर जगह हर प्रकार से हर तरीके से विरोध किया जाएगा। मोहम्मद अहमद मुख्तार अंसारी वो व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति आगे चल करके देश के उपराष्ट्रपति भी बने जिनका नाम था हामिद अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले मैटर की ओर। उससे पहले बता दें कि 28 फरवरी 1900 दिल्ली में जब यह बैठक बुलाई गई और उसके बाद पुनः जो है 10 मई 1928 को बम्बई में बैठक बुलाई जाती है और यहीं पर तय कर लिया गया कि जो नेहरू कमेटी बनाई जाएगी, जो नेहरू समिति बनाई जाएगी, इस नेहरू समिति में कितने कुल सदस्य होंगे? कुल कितने सदस्य होंगे? 9। अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके महासचिव बना दिए गए कौन? अध्यक्ष होंगे कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू। और महासचिव थे कौन? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू इनके जो है वो बना लिए गए थे। 9 लोगों की जो है 9 सदस्यीय समिति थी और इनका उद्देश्य था भारत के लिए सर्वमान्य संविधान बनाना। भारत के लिए भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का यह पहला प्रयास किया गया। कुछ हद तक सफल भी रहा था, लेकिन इन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो है इस समिति के सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस एकमात्र कांग्रेस की तरफ से जो है इस समिति के सदस्य थे, बाकी अन्य दलों के जो है लोग रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना रहा था। इसको तैयार करने के बाद नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले लखनऊ में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कार्यालय कहां था, हेडक्वार्टर कहां था, लखनऊ। वहां पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सही है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट, भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई थी कि अगर ब्रिटेन के लोगों को फंडामेंटल राइट अगर दिया जा सकता है तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना हां करते रहा, लेकिन जब कलकत्ता में वायसराय के प्रतिनिधि के सामने जब इसको प्रस्तुत किया गया तो वहां मोहम्मद अली जिन्ना पलट गया। हालांकि पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए इस नेहरू रिपोर्ट का उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया था और अंततोगत्वा वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, और यहां यही बात पूछ रहा है, उसमें हुआ क्या? उसमें जो पूर्ण स्वराज की बात लिखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में, पूर्ण स्वराज की बात, यह बात जो है मोहम्मद अली जिन्ना को खल रही थी। इन्होंने भरे जो है सभा में बोला था वहां के अधिवेशन में कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का, हमें जो है ब्रिटेन का अधिराज बनना स्वीकार है, लेकिन हिंदुओं का अधिराज बनना स्वीकार नहीं है। आखिरकार पूर्ण स्वराज की जगह पर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह वहीं पर काट करके जो है अधिराज शब्द जो है लिखा गया। यानी अधिराज का मतलब कि ब्रिटेन की भारत में एक गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन यहां की सत्ता व्यवस्था जो है किसके अंडर में रहेगी? वो ब्रिटेन किसके अंडर में काम करेगी? तो ब्रिटिश सरकार के अंदर में ही काम करेगी। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है इस घटना से नाराज हुए कि अभी एक जिन्ना है तो पूर्ण स्वराज की मांग से आप पीछे हट जा रहे हैं, ऐसे 50 जिन्ना पैदा होंगे तब तो फिर आजादी की डिमांड भी करना आप छोड़ देंगे। और यही वजह था कि सुभाष चंद्र बोस अलग हुए, और सुभाष चंद्र बोस जो है अलग होकर के और इन्होंने एक अलग राजनीतिक दल का गठन कर लिया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और मजे की बात थी कि नेहरू रिपोर्ट जो कि तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा जिसको तैयार किया गया था, उसमें महासचिव की भूमिका जो है निभाई थी कौन? स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, पूर्ण स्वराज था, तो इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ मिले, यानी इधर भी जाए उधर भी जाए। तो आपसे पूछे कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सहयोग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सहयोग किया गया था। किसके विरोध में यह किया गया था? तो आप कहेंगे नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च वर्ष 1931 के दिन हुआ, जिसके तहत महात्मा गांधी राउंड टेबल समिट में जो है लंदन जाना स्वीकार कर लिए। यही वो दौर था जहां महात्मा गांधी अगर चाहे होते तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचाया जा सकता था, लेकिन महात्मा गांधी ने इन तीनों क्रांतिकारियों का बचाने की बात तो छोड़ दो, इरविन के सामने नाम ही नहीं लिया। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा गया, होम रूल आंदोलन जो कि 1960 में चलाया गया था, और वो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज
पूर्ण स्वराज नहीं, औपनिवेशिक स्वराज, यानी भारत में भारतीयों के द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाएंगे, यहां पर सरकार चलेगी, लेकिन पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र सरकार न होकर के ब्रिटेन के जो है अंडर में जो है चलेगी। यानी भारत का जो प्रमुख व्यक्ति होगा ब्रिटेन का सम्राट ही होगा। अधिराज डोमिनियन स्टेट की इन्होंने मांग किया था, न कि पूर्ण स्वराज की मांग की। और सबसे पहले अधिराज की मांग करने वाले व्यक्ति थे तेज बहादुर शंप्रू और एस जयकर। एस जयकर ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो है किया था। तेज बहादुर शंप्रू उन लोगों में से थे जो तीनों राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट किए थे। सिर्फ दो व्यक्ति, एक डॉक्टर अंबेडकर और दूसरा तेज बहादुर शंप्रू, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उससे पहले एक बात आप लोगों से, आप सबका बहुत अच्छा जो है सपोर्ट रहता है। इस तरह आजकल जो क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, एक ही टॉपिक पर 5-6 क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं। एक वो तरीका था कि किसी एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन होता था और मैं उसको पूरा डिटेल जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है बताता था, तो उससे 10 क्वेश्चन आपके यूं ही कवर हो जाते थे। और ये दूसरा तरीका है कि एक ही टॉपिक पर 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना अच्छा बेहतर बन सकता है दे दिया जाता है। इन दोनों में से कौन सा सही है आप कमेंट जरूर करना। हम कमेंट मुझको जो है क्लास के बाद कमेंट करके मुझको बताना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना, जब भी नेहरू की बात आता है तो जनरली हम लोग जो है पंडित जवाहरलाल समझते हैं, लेकिन नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। जिस कमेटी द्वारा तैयार किया गया था उस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष स्वयं मोतीलाल नेहरू और उपाध्यक्ष इनके सुपुत्र महोदय रहे थे। इसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वराज शुरू में किया गया था, लेकिन बाद में उसको जो है काट करके उस जगह पर अधिराज शब्द जो है लिख दिया गया था। दूसरा, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किसका किसका जो है अनुशंसा किया गया था? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा सही होना चाहिए। जी हां, क्योंकि पहले पूर्ण स्वराज था, लेकिन बाद में फिर उसको मोतीलाल नेहरू ने जब विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उसके जगह पर काट करके अधिराज कर दिया था। यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा सही होगा। ये नहीं था। अगर नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले अगर जो है पूछा होता, तब जो है 3 के 3 जो है सही हो गए होते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है फरवरी 1928 में बंबई में हुआ था। कब? 3 फरवरी 1928 को बंबई में हुआ, जहां साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। इसी साइमन कमीशन का जो है विरोध करते हुए लाहौर में 30 अक्टूबर को शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वो इस कदर घायल हो गए थे 30 अक्टूबर के दिन कि उसके 18 दिन बाद जो है इस दुनिया को वो अलविदा कह गए।
मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। बहरहाल यहां पूछ रहा है साइमन कमीशन के संबंध में सही है। इनकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था। बिल्कुल, इसी को तो मार्ले मिंटो सुधार ना किस नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। किसके नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, या इसी को जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के नाम से जाना गया। और 10 वर्ष बाद इसमें क्या सुधार, प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, उसी के जो है रिकमेंडेशन करने के लिए साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन 1928 में आया। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन 1928 से 1929 के बीच भारत में 2 बार आया। 1928 में आने के बाद ये फरवरी में आते हैं, तो फिर दिसंबर में चले जाते हैं। उसके बाद फिर 1929 में उनका आगमन होता है सेकेंड राउंड में। और अंततोगत्वा अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने 27 मई 1930 को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 27 मई 1930 को प्रस्तुत किया। आगे कह रहा है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। बिल्कुल, सर जॉन साइमन किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। जबकि वहां पर सरकार किस पार्टी की थी? तो आप कहेंगे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अगला, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए स्तुति की थी। यह भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, जम करके विरोध किया था। यूसुफ मेहर अली ने जो है गो बैक का नारा दिया था। तो प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था 1928 नवंबर के महीने में। तब जब नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की जगह अधिराज्य शब्द को सम्मिलित किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस जो है नाराज हुए और उस बैठक से वो जो है उठकर चले जाते हैं। उसके बाद पूर्ण स्वराज की नियति से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करते हैं, जिसका पब्लिक को बहुत समर्थन मिला। तो इसलिए मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र, जो कि नेहरू रिपोर्ट में महासचिव की भूमिका निभाए थे, वो भी इस संगठन से आकर के जुड़ जाते हैं। और इस तरह से इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यही दोनों लोगों ने। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जो कि आगे आपको बताया जाएगा कि कांग्रेस से अलग होकर के एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी। बहरहाल अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा सही होगा। महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांगों के जो है प्रत्युत्तर में इन्होंने 14 सूत्रीय मांग जो है कहां पर प्रस्तुत किया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था? जी हां, 1929 के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। किसमें? 1929 के अधिवेशन में जो है प्रस्तुत किया था। वो इसलिए कि 1929 का अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, वो कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ और अध्यक्ष हालांकि महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पंडित नेहरू को सपोर्ट कर दिया, तो अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन के बाद मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का आह्वान किया जाता है।
जिसके प्रति उत्तर में 1929 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग जो है प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? भाई अध्यक्षता किए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां पर किसको अध्यक्ष बनने के लिए नॉमिनेट किया गया था? महात्मा गांधी को, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इसे इनको जो है अध्यक्ष घोषित कर दिया था। पंडित नेहरू जो कि वर्ष 1929, 1937 1936, 1937 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार, 1938 में कहां पर? हरिपुरा में, 1939 में सबसे कम समय के लिए जो है अध्यक्ष यही बनाए गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के जो है कुछ ही घंटों बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे कम समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी सिर्फ एक अधिवेशन में 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने। उसके बाद इनको कई बार मौके मिले लेकिन इन्होंने ना कर दिया। मोतीलाल नेहरू को 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्ष बनने का जो है मौका मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी संस्था की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है। इसका फायदा उठाने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर स्कैनर के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न देखें। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर जो कि कृष्ण नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, और यहीं पर मध्य रात्रि के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगे झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वनकैया ने। किसने? पिंगली वनकैया के द्वारा जो है किया गया था। पिंगली वनकैया के द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया था। पिंगली वनकैया जिनका जो है जन्मदिन 2 अगस्त को जो है पड़ता है, और भारत में पिछले वर्ष 2 अगस्त को ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान जो है शुरू किया था। भारत के तिरंगे झंडे का डिजाइन करने वाले पिंगली वनकैया, जो कि भारत के ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से जो है सेना में नौकरी करते समय युद्ध भी लड़ा है। इन्होंने झंडे का जो डिजाइन बनाया गया है इस समय उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग दिया, और इन्होंने उसके व्याख्या किया कि सबसे ऊपर केसरिया इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या थी। नीचे की तरफ हरा रंग जो कि इस्लाम धर्म का प्रतीक, केसरिया रंग हिंदू धर्म का जो है प्रतीक था। सफेद जो उसमें रंग था वो सिख धर्म का प्रतीक, जो चक्र था वो बौद्ध धर्म का प्रतीक, और उसमें जो तिलियां 24 हैं वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतीक है। लेकिन आजादी के बाद जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया गया तो इन रंगों की परिभाषा जो है बदल दी गई। केसरिया त्याग का प्रतीक है, हरा प्रगति का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है। इस तरह से उसके डेफिनेशन बना दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है फहराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने यह प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? यह काम किया था हजरत मोहानी ने। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। यही वो हजरत मोहानी हैं जिन्होंने, हालांकि ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के जो है उन्नाव के थे और एक बहुत अच्छे जो है ये कवि भी थे,
और दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत है, हद कर दिए यार। पूर्ण स्वराज की मांग को जो है संकल्प पारित किया गया, ये बिल्कुल पहला विकल्प सही है। आप लोग भी अपने विचार मुझको जरूर बताना कि इस पर आगे काम किया जाना चाहिए या नहीं। एक ही प्रकार के प्रश्न 10 तरीके से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, वो उस तरह से वो मेथड सही है, या हर स्लाइड पे अलग प्रश्न जो है दिए जाए और उसकी व्याख्या जो है आप लोगों को बता दी जाए, एक्सप्लेनेशन बता दिया जाए। राष्ट्रीय ध्वज का लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प के रूप में पारित किया गया, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया, नहीं, गलत है। उग्रवादियों और उदारवादी जो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल बन गई थी, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसको सुलझाया गया था, जब डॉक्टर अंबिका चरण जो है क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। 2 राष्ट्र की मांग का जो है सिद्धांत तो अभी आगे चल करके देगा। 1940 में कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, तो अभी तो उसकी बात ही जो है नहीं होनी चाहिए थी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प, ओनली फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा, अस्पृश्यता उन्मूलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, इनमें से कौन सा नहीं था? फटाफट जो है कमेंट करेंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात जो है यहां पर नहीं की गई थी, इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प जो है सही होगा। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता, इनटचेबिलिटी से संबंधित कोई मामला नहीं थे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? फटाफट कमेंट करके मुझको बताएंगे। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सबसे अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था किसमें? असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी का 1 अगस्त वर्ष 1920 से शुरू होता है और 4 फरवरी 1922 तक चौरा चौरी की घटना तक चलता है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है शुरू किया था और डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया गया। बारदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में रहा था और साइमन कमीशन के विरोध में किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है ये आंदोलन को संचालित किया गया था। नमक सत्याग्रह, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से, कहां से? तो साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी 24 दिन में करीब 240 किलोमीटर की सफर तय करके और 6 अप्रैल 1929 के दिन पहुंच जाते हैं कहां? दांडी। और एक मुट्ठी नमक उठा करके इन्होंने नमक तोड़ने का आह्वान करते हैं कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी भारत के नमक कानून को जो है तोड़ता हूं। हालांकि इन्होंने नमक कानून तोड़ा, पुलिस वालों ने सत्याग्रहियों को तोड़ा। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प, क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी और इसलिए नहीं थी कि यह नमक सत्याग्रह था। नमक तो हर घर की जो है विषय वस्तु है, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही थी। निम्नलिखित में प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सबसे अधिक थी? गुजरात में हो रहा था भाई, तो जाहिर सी बात है गुजरात के सबसे अधिक होंगे, लेकिन तब जो है गुजरात नहीं हुआ करता था, तब इसको बंबई प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बंबई प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी का जीवनी लिखने वाला पत्रकार था लुई फिशर।
कौन? लुई फिशर। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी लिखा और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का अंतिम जन आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें उनके साथ वेब मिलर रहा था। वेब मिलर उनके साथ रहा और ये दोनों के दोनों जो है कहां के पत्रकार थे? जी हां, यूएसए के दोनों पत्रकार थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सहयोग आंदोलन में उनके साथ कौन सा विदेशी पत्रकार था? फटाफट आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसका है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन का? ना, गांधी जी की दांडी यात्रा। हां, बिल्कुल सही है। दांडी यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। वो अलग बात थी कि विश्व के किसी देशों ने इसमें सहानुभूति नहीं दिखाई। और महात्मा गांधी जी का ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और कहां तक चला था? दांडी तक चला था, इसीलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और किसके कानून को तोड़ने के लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए, इसलिए इसको नमक सत्याग्रह कहा। ये घर घर की विषय की वस्तु थी नमक, इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया, रिफाइंड सत्याग्रह नहीं चलाया था। और 240 किलोमीटर का ये सफर महात्मा गांधी करीब 10 दिन में जो है कवर कर 24 दिन में इन्होंने कवर किया था। 24 दिन जो है ये पैदल चले थे, यानी 24 दिन में, यानी पर डे जो है 10 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया होगा। जब महात्मा गांधी की अवस्था सोच सकते हैं कि अब 70 के आसपास पहुंच गई रही होगी, जब उनको लाठी लेकर के चलना पड़ता था। आज भी जो पुरानी नोटें देखेंगे तो उसके पीछे जो महात्मा गांधी का जो चित्र बना हुआ है वो वही उसी आंदोलन का चित्र है और उसे भारतीय नोटों पर पीछे की तरफ जो है दिया गया। जबकि लॉर्ड इरविन के समय जब महात्मा गांधी जी मिले थे 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को यही वायसराय हाउस दिल्ली जब मिले महात्मा गांधी जी तो इरविन के साथ जो उनकी फोटो थी, मुस्कुराए, बड़ा यदा कदा ही मुस्कुराते थे। आज भी हैं दुनिया में ऐसे लोग जो कि शायद ही कभी जो है हंसते मुस्कुराते, उनको आप देखे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बताने की जरूरत ही नहीं है, आप देखकर ही बता देंगे कि आज ब्रश किया है कि नहीं किया है। तो लॉर्ड इरविन के समय की जो तस्वीर है वो नोटों पर फ्रंट पर आती है, बिना जो है दांत वाले गांधी जी जो फ्रंट पे आते हैं। जबकि आपसे पूछे कि पीछे जो तस्वीर आती है वो किस यात्रा की है? नमक सत्याग्रह की है, दांडी यात्रा की है, या कहने सविनय अवज्ञा आंदोलन की है। असहयोग आंदोलन इनका 1920 में, बिल्कुल रट जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन इनका जो है हुआ था 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने आप सबसे शायद बताया रहा होगा कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये किया गया आंदोलन था। और महात्मा गांधी नहीं, विनोबा भावे के जो है आश्रम पर यह आंदोलन हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 के दिन। और विनोबा भावे इस आंदोलन के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही रहे थे। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान पहली बार जो है विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया था। वही विनोबा भावे जिन्होंने आजादी के बाद तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। वही विनोबा भावे जिन्हें भारत में सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। वही विनोबा भावे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। बहुत सारी बातें हैं,
लो नाम ही आ गया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? मैं इनका इतना नाम लिया और ये आ गए। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आपकी बड़ी लंबी उम्र है, बहुत लंबे दिन तक आप याद किए जाएंगे। और विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, जिनको सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था। और महात्मा गांधी के जो है व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था वो इन्हीं के आश्रम पर हुआ था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। ये क्या लिख दे रहा है? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे और अंतिम सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये था आज का सेशन। आप अपने विचार जो है मुझको बताएंगे। ये हमारी संस्था की तरफ से आपके द्वारा आपके लिए जारी की गई पुस्तकें, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।